अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है थीम्स ऑफ द बर्न शेडोज़। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डिटेल्ड समरी बताई है बर्न शेडोज़ की, उसके अलावा टाइटल सिग्निफिकेंस की है बर्न शेडोज़ की। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा थीम्स ऑफ द बर्न शेडोज़ के ऊपर। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थीम्स, इसके इम्पोर्टेंट थीम्स कौन कौन से हैं जी? आइडेंटिटी क्राइसिस, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म एंड ट्रॉमेटिक रिटेंशन। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है बर्न शेडोज़ का, और इसके ऊपर हमारे एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस क्या थे बर्न शेडोज़ के अंदर और किस किस ने फेस किए थे। ठीक है जी, तो आगे शुरू करते हैं। अब मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी कि हर थीम के अंदर हमें क्या मेन पॉइंट्स हैं और किस तरह से हम इसको लेकर चल सकते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका आ जाता है? हिरोको तनाका का। हिरोको तनाका का अगर आप समरी सुन लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हिरोको तनाका कौन थी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि हिरोको तनाका जो थी बेसिकली एक प्रोटैगनिस्ट थी हमारे बर्न शेडोज़ के अंदर। ठीक है, सारा कुछ जो है ना वो हिरोको तनाका पर ही बेस करता है अगर देखा जाए तो हिरोको तनाका ने जो उसके पीछे बर्न शेडोज़ थे उसके बैक पर वो बर्न शेडोज़ के निशान क्या शो करते हैं जी? जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब हमला किया गया था तो उसके जो थे बैक पर जलने के निशान आ गए थे। इस वजह से उसको हिबाकुशा कहते हैं। हिबाकुशा किसे कहते हैं जी? बॉम्ब स्ट्रिकन पीपल को कहते हैं। मतलब कि उस टाइम पीरियड के दौरान जिन लोगों को ये मतलब बॉम्ब के साथ डिस्ट्रॉय हुए थे, जिनको वॉन्ड आए थे या फिर जिनको इंजरी आई थी, उनको हिबाकुशा कहते हैं। हिरोको तनाका फियांसी थी कॉनराड वेस की। जब कॉनराड वेस की भी डेथ होगी बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर और हिरोको तनाका को ये बर्न शेडोज़ के एक्सट्रैक्ट आ गए थे उसकी बॉडी के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया? हिरोको तनाका जो थी मूव फॉरवर्ड कहाँ हो गई थी? दिल्ली में। आइल्स रहती थी वहाँ पर, जो कि कॉनराड वेस की सिस्टर थी। ठीक है, उनके पास जाकर रहने लग पड़ी। तो इस दौरान में उनको बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस जो थे वो फेस करने पड़े थे हिरोको तनाका को एक न्यू कल्चर में एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि वो बेसिकली वहाँ पे जर्मन में रह रही थी और फिर उनको जाना पड़ा था दिल्ली के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इसमें चेंज आया था उनकी लाइफ में और उनके कल्चर के अंदर, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने पड़े थे। नेक्स्ट आ जाता है जी कॉनराड वेस का। कॉनराड वेस का कैरेक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार था, क्योंकि बेसिकली वो क्या था? एक जर्मन मैन था जो कि बर्लिन में रहता था, लेकिन प्रॉपर्टी को कैप्चर करने के लिए और एक जो बुक लिखनी थी उसने कॉस्मोपॉलिटियन, उसको लिखने के लिए वो जापान की तरफ मूव किया था। और जब वो वहाँ पर गया था वहाँ पर उसने जो थी हिरोको तनाका को एज अ ट्रांसलेटर रखा था ताकि वो वहाँ के कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी चीज़ों को समझ सके। तो इस दौरान में भी उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की थी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको तब फेस करनी पड़ी थी जब जर्मन्स जो थे वो हार गए थे वॉर को। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी का जब हमला हुआ था और जर्मन जो थे वो वॉर को हार गए थे, तो इस दौरान में भी कॉनराड वेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि लोग उसको कहते थे कि तुम जर्मन हो तो तुम हम लोगों को चेक करवाओ। मतलब उसको हर जगह पर चेकिंग करवानी पड़ती थी अपनी। ठीक है, तो ये बात आ जाती है कॉनराड वेस की। नेक्स्ट हमारा जो करैक्टर है जो कि आइडेंटिटी क्राइसिस को शो करता है वो है एलिज़ाबेथ बर्टन। एलिज़ाबेथ बर्टन का बेसिकली रियल नेम था आइल्स वेस, क्योंकि ये कॉनराड वेस की सिस्टर थी। बट ड्यू टू चेंज इन हर कल्चर शी मूव टू, कहाँ पे चली गई थी? वो दिल्ली में चली गई थी। बेसिकली वो कहाँ रहते थे जी? जापान में रहते थे, लेकिन वो उसकी शादी हो गई थी जिसकी वजह से वो यहाँ से मूव फॉरवर्ड कर गई थी दिल्ली में, और वहाँ जाकर उसको बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और सबसे जो मेन उसकी आइडेंटिटी को चेंज करने की वजह थी उसने अपना नाम ही चेंज कर लिया था। यहाँ पे उसका नाम था आइल्स वेस, वहाँ जाके उसने अपना नाम रख दिया था एलिज़ाबेथ बर्टन, जो कि आइडेंटिटी क्राइसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा करैक्टर है जो कि आइडेंटिटी क्राइसिस को शो करता है वो है हेनरी बर्टन। हेनरी बर्टन जो कि बेटा था सन ऑफ जेम्स का एंड एलिज़ाबेथ का। ठीक है, एलिज़ाबेथ और जेम्स का बेटा था और कहाँ पैदा हुआ था जी? दिल्ली में पैदा हुआ था, क्योंकि वो दोनों दिल्ली में रहते थे। लेकिन उसको स्टडी करने के लिए जब अब्रॉड भेजा गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे। क्यों मजाक उड़ाया जाता था उसके एक्सेंट का? क्योंकि वो बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता था और उसका एक्सेंट उसी तरह का था। तो वहाँ पर अब्रॉड जाकर उसको एडजस्ट होने में वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने पड़े थे।
नेक्स्ट अगर करेक्टर की बात की जाए तो वो हमारे पास आ जाते हैं रज़ा कॉनराड अशरफ। रज़ा कॉनराड अशरफ कौन था? ये था सन ऑफ हिरोको एंड सज्जाद। इसको भी बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने पड़े थे। क्यों फेस करने पड़े थे? क्योंकि हिरोको जो थी वो बेसिकली जर्मन थी और सज्जाद जो था वो एक मुस्लिम मैन था। तो इसकी वजह से भी जो था ना रज़ा को बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने पड़े थे इस टाइम पीरियड के दौरान। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आइडेंटिटी क्राइसिस किसने फेस किए थे। हिरोको तनाका ने, कॉनराड वेज ने, एलिज़ाबेथ बर्टन ने, हेनरी बर्टन ने और रज़ा कॉनराड अशरफ ने। क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट जो हमारा थीम है वो है जी पोस्ट कलोनियलिज्म। मैंने अपनी पोस्ट कलोनियलिज्म की सीरीज़ में पोस्ट कलोनियलिज्म के ऊपर एक अच्छा डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को पोस्ट कलोनियलिज्म क्लियर नहीं है तो आप वो लेक्चर सुन लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो आप आराम से वो क्लियर हो जाएगा आपका पोस्ट कलोनियलिज्म। वैसे मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि पोस्ट कलोनियलिज्म क्या होता है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में आने वाला। मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने आकर इंडिया के ऊपर अपनी बरसगीर के ऊपर हुकूमत कायम करना शुरू कर दी थी, जब वो यहाँ पर इन लोगों को कॉलोनाइज़ करने के बाद वापस चले गए थे, तो उसके वापस जाने के बाद जो राइटर्स ने लिखना शुरू किया था वो क्या कहलाते हैं जी? पोस्ट कलोनियलिज्म। मतलब कलोनियलिज्म के बाद जो टाइम पीरियड आया था उसको कहते हैं पोस्ट कलोनियलिज्म। अब पोस्ट कलोनियलिज्म का बर्ड शैडोज़ के अंदर क्या रोल है जी? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है? क्योंकि इसमें जितने भी इंसिडेंट आए हैं जो कामिला शमसी ने एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसमें सबसे पहले जो आ जाते हैं हिरोशिमा नागासाकी में। उस टाइम जो थी वो जापानीज़ के कलोनियलिज्म थी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया में ब्रिटिशर्स का कलोनियलिज्म था, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो 1982 में पाकिस्तान की बात था, इसमें सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की बात आ जाती है। ठीक हो गया जी। तो ये सारे इवेंट्स। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट एंड फोर्थ सेक्शन का इवेंट था वो था सितंबर 11, 2001 न्यूयॉर्क, जिसमें भी अमेरिकन जो थे वो ये कंसीडर करते थे कि ये पाकिस्तानी जो हैं वो टेररिस्ट हैं, इनको अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, और अभी तक यही चल रहा है। तो ये सारी बातें जो है ना हमारी किसको शो करती हैं जी? पोस्ट कलोनियलिज्म को शो करती हैं कि कलोनियलिज्म के बाद लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाता था। तो ये हमारे बर्न शैडोज़ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट थीम है पोस्ट कलोनियलिज्म का, ठीक है जी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेमिनिज्म एंड एंटी फेमिनिज्म। फेमिनिज्म किसको शो करता है और एंटी फेमिनिज्म किसको शो करता है? हिरोको तनाका का जो करेक्टर है फेमिनिस्ट करेक्टर है एक। किस तरह से फेमिनिस्ट करेक्टर है? क्योंकि उसने एक एज अ प्रोटैगनिस्ट काम किया है और उसका मेन फोकस, स्टोरी का मेन फोकस जो थी वो हिरोको तनाका थी, ठीक है। अब देखें किस तरह से। सबसे पहले तो वो उन्होंने सर्व किया बॉम्ब को। किसके बॉम्ब को? वो जी नागासाकी में जब बॉम्बिंग हुई थी और उसके लवर की डेथ हो गई थी, इस वजह से उसको क्या हुआ जी? बर्न शैडोज़ मिले। नेक्स्ट उसने क्या किया? फिजिकल स्कार्स मिले थे उसको, ठीक है। सबसे पहले उसको हिरोको तनाका को क्या मिले जी? फिजिकल स्कार्स मिले। उसके बाद फिर जो थी हिरोको किस तरह से डैमेज हुई थी, वो उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसको PISD की बीमारी होगी, ठीक है। इसकी वजह से उसको वो मेंटली जो थी वो भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि जब वो मूव फॉरवर्ड की थी, जब उन्होंने दिल्ली की तरफ चली गई थी, आयल स्पेस के पास जाकर रहने लग पड़ी थी, तब भी उनके साथ बहुत ज़्यादा हुआ और आइडेंटिटी क्राइसिस का उन्होंने सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल अपने काम की तरफ चलती रहीं। नेक्स्ट ये आ जाता है कि उन्होंने फॉरेन कल्चर में भी जाकर अपनी न्यू लाइफ को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया और मल्टी कल्चर्स में ज़िंदगी गुजारी अच्छे तरीके से। ये बात जो है उनकी शो करती है कि वो एक बेसिकली फेमिनिस्ट थी, कि उन्होंने अपनी हिम्मत कभी भी नहीं हारा और नई जगह पर ज़िंदगी गुजारने लग पड़ी। यहाँ तक कि उन्होंने सज्जाद जो एक मुस्लिम मैन था तो उससे शादी कर ली, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज था उनकी लाइफ के अंदर, लिव कल्चर्स के अंदर रहकर ज़िंदगी गुजारना, ठीक है। समझ आ गई कि हिरोको तनाका का फेमिनिस्ट होने से किस तरह से लिंक है। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास आ जाती है एलिज़ाबेथ बर्टन। एलिज़ाबेथ बर्टन जो है एंटी फेमिनिस्ट थी। अब वो एंटी फेमिनिस्ट किस तरह से थी? उन्होंने सारे काम इसी तरह से किए। बेसिकली वो कहाँ रहती थी? वो जर्मन में रहती थी। वहाँ से वो मूव फॉरवर्ड हुई दिल्ली में, ठीक है। वो मूव फॉरवर्ड हो गई। उन्होंने ये नहीं किया कि मैं अपने नाम के साथ ज़िंदगी गुजारूँ। उन्होंने आयल स्पेस से अपना नाम क्या रख दिया जी? एलिज़ाबेथ बर्टन रख दिया। उन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया।
ये सबसे बड़ा जो है एंटी फेमिनिस्ट चेंज था उनकी लाइफ के अंदर। हमेशा अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रही थी, खुद के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया था, जो ये एलिजाबेथ बर्टन को शो करता है कि ये एक एंटी फेमिनिस्ट थी। ठीक है जी, हिरोको तनाका का भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गया और उसके बाद एलिजाबेथ बर्टन के भी समझ आ गए। इससे थीम से आप लोगों को करैक्टर्स भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी और ये भी समझ आ जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट थीम्स क्या क्या थे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा आ जाता है जी, ट्रॉमेटिक रिटेंशन। ट्रॉमेटिक रिटेंशन क्या होता है जी, जो ट्रॉमास उन्होंने फेस किए थे, ठीक है, जो स्वेयर ट्रॉमा फेस किए थे। सबसे पहले जो हिरोको का कैरेक्टर ही आ जाता है कि किस तरह से उसने सबसे ज़्यादा स्वेयर ट्रॉमा फेस किया था जब नागासाकी की बम्बार्डमेंट हुई थी। तो हिरोको के ऊपर जो बर्न शेड उसके बैक के ऊपर निशान आ गए थे, ये सबसे ज़्यादा शो करता है उसके ट्रॉमा को। बेसिकली ट्रॉमेटिक रिटेंशन क्या होता है जी, स्वेयर ट्रॉमेटिक एपिसोड को शो करता है। इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, क्या क्या जी, सर्विंग एटॉमिक बॉम्ब्स, पार्टीशनिंग सेक्शंस ऑफ कंट्री और अ टेररिस्ट अटैक। ठीक है जी, जब एटॉमिक बॉम्ब होते हैं तब भी ट्रॉमेटिक रिटेंशन होती है, पार्टीशनिंग होती है सेक्शन ऑफ अ कंट्री की तब भी ट्रॉमेटिक रिटेंशन होती है, और जब टेररिस्ट अटैक होता है तब भी ट्रॉमेटिक रिटेंशन होती है। लेकिन हिरोको की लाइफ इज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय ऑल ऑफ 3। हिरोको ने इन सब चीज़ों को फेस किया। सबसे पहले उसने नागासाकी में बॉम्ब को फेस किया, उसके बाद जब इंडिया में पार्टीशन आई, जब उसको उस जात को मना कर दिया गया था कि आप दिल्ली में नहीं जा सकते हैं, आप कराची की जब मूव फॉरवर्ड हो, उसने पार्टीशन के भी देख लिया। और टेररिस्ट अटैक क्या हुआ जब 9/11 में न्यूयॉर्क की बात आई थी। समझ आ गई आप लोगों को कि उसने किस किस तरह से ट्रॉमेटिक रिटेंशन फेस की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी, एविडेंस ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब विच इम्प्रिंट परमानेंटली अपॉन हिरोको स्किन्स। अगर हम लोगों को एटॉमिक बॉम्ब के एविडेंस देखे जाए, जो उसके मेन ट्रॉमेटिक रिटेंशन की वजह बनी थी, वो ये थी कि हिरोको के स्किन के ऊपर जो बर्न शेडोज के निशान थे वो हमेशा ता ज़िंदगी उसके साथ रहे थे, जो कि वो चाहती थी अनवांटेड वांट से फ्री होना, लेकिन वो हमेशा ज़िंदगी उसके साथ रहे थे, लेकिन फिर भी वो इसके साथ अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार रही थी। ये उसके मेन ट्रॉमास की वजह बनी थी। आज जो हम लोगों ने पॉइंट्स किए हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस का, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का, फेमिनिज्म एंड एंटी फेमिनिज्म का और ट्रॉमेटिक रिटेंशन का, ये उसके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मुश्किल हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियोस बनाती रहूँ तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।